What's up, guys? Welcome back. I hope you're having a good time. So today we'll be starting with payment of tax chapter. जो तुम्हारे बुक में पेमेंट ऑफ टैक्स है, आई हैव क्लब्ड इट विथ इनकम आईटीसी. ठीक है, आईटीसी के साथ मैंने उसको इसलिए क्लब किया है बिकॉज वो कनेक्टेड है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देख पूरा चैप्टर थियरी है, इसीलिए आई हैव ट्राइड कि मैं 30-35 मिनट से ऊपर के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करूं. प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर 1 घंटे के स्ट्रेच पे थियरी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए इसको मैंने शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट किया हुआ है. 4 वीडियोस 5 वीडियोस में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है. हार्डली इट विल बी 30-35 मिनट्स. उससे ऊपर ट्राई किया है कि मैं क्रॉस नहीं करूं. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स. देख, पेमेंट ऑफ टैक्स होता क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स, ये पूरा चैप्टर आपको ये बताएगा कि आपको टैक्स पे कैसे करना है. जो आईजीएसटी होता है या जो सीजीएसटी है या जो एसजीएसटी यूटीजीएसटी लायबिलिटी होती है, वो आप पे कैसे करेंगे. तो इसमें कुछ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, कुछ डेट्स होती है. अगर आपने उस डेट के बियॉन्ड पे किया तो इंटरेस्ट होता है. टीडीएस वाले प्रोविजन लगते हैं, टीसीएस वाले प्रोविजन लगेंगे. ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में आपका यही कवर्ड है. तो चल देखते हैं. सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेजर्स टू बी मेंटेन. जीएसटी पोर्टल पे जब आप रजिस्टर करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पे 3 लेजर मेंटेन होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर. अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज योर नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इस लेजर में आप क्या करते हो? इस लेजर में आप डिपॉजिट करते हो और उसके बाद पेमेंट करते हो. अभी देख, नॉर्मल तू बैंक अकाउंट खोलेगा तो बैंक अकाउंट में क्या करता है? पहले पैसे डिपॉजिट करता है, पहले पैसे डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद तू खर्चा करता है. ठीक है, तो कैश लेजर में भी ऐसा ही है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले तू डिपॉजिट करेगा, उसके बाद यू विल यूज दैट मनी टू पे ईदर योर टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टीज और लेट फीस और एनी अदर चार्जेस. समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का फंडा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो जब तू डिपॉजिट करता है पैसे, तो वो तेरे क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा. जब तू टैक्स पे करता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, या जब तू पेनल्टी, लेट फी या इंटरेस्ट या एनी अदर चार्जेस पे करता है यूजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो वो तेरा खर्चा है, वो तेरे डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट करता है. समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का फंडा है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज यूज्ड टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एंड एनी अदर चार्जेस. समझ में आ गया? अब देख, it contains summary of all the deposits and payments made by a taxpayer. एक टैक्स पेयर पूरे साल में जितने भी डिपॉजिट करता है और जितने भी पेमेंट्स करता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसकी समरी तुमको वो लेजर में दिखेगी. अब डिपॉजिट करने के लिए है ना, मोड्स ऑफ पेमेंट है. म्हणजे काय कि तुम ऐसे चलते फिरते डिपॉजिट नहीं कर सकते. एक्ट क्या बोलता है कि भैया कुछ मोड्स ऑफ पेमेंट है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. अब इसमें 2 मोड्स होते हैं, या तो मैं ऑनलाइन डिपॉजिट कर लूं या फिर ऑफलाइन डिपॉजिट करूं. ऑनलाइन अगर मैं डिपॉजिट करता हूं, ऑनलाइन मतलब नेट बैंकिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इससे अगर मैं डिपॉजिट करता हूं मेरे कैश लेजर में, तो मेरे पास कोई लिमिट नहीं है. मुझे जितना अमाउंट डिपॉजिट करके रखना है मैं कर सकता हूं. क्यों लिमिट नहीं है? क्योंकि मैं ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहा हूं, सरकार के पास ट्रैक रहेगा कि पैसे कैसे आए. अगर उनको डाउट होगा तो वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट पे हिट करेंगे. बट अगर मैं ऑफलाइन डिपॉजिट करता हूं, तो इसमें भी 2 मेथड है. या तो मैं एनईएफटी आरटीजीएस से डिपॉजिट कर रहा हूं, या फिर मैं अदर मोड्स ऑफ पेमेंट से डिपॉजिट करता हूं. अगर मैं एनईएफटी या फिर आरटीजीएस से डिपॉजिट करता हूं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें भी मेरी बैंक डिटेल्स जाती है. बट अगर मैं ओवर द काउंटर जाके डिपॉजिट करता हूं, ओवर द काउंटर जाके डिपॉजिट करना मतलब बैंक में जाके डिपॉजिट करता हूं, मैं खुद चल के बैंक में जाएगा और बैंक वाले को या तो कैश देगा
या चेक देगा या डिमांड ड्राफ्ट देगा। तो उस केस में एक्ट क्या बोलता है कि अगर तुम खुद चल के जाता है और ओवर द काउंटर जाके डिपॉजिट करता है इधर इन कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, तो पर चलान पर टैक्स पीरियड मैक्सिमम 10,000 का तो डिपॉजिट कर सकता है तेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में। ओवर द काउंटर की लिमिट कितनी है? 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड इन चेक, कैश और डीडी। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है तो याद रखना, एमसीक्यू में तुमको पूछ सकते हैं ओवर द काउंटर पेमेंट की लिमिट्स कितनी है, तो यू नीड टू रिमेंबर इट इज ₹10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड मतलब मान ले मेरा जुलाई मंथ है, वो महीने का टैक्स पीरियड है, तो अगर मैं ओवर द काउंटर जाके करता हूं, मुझे 50,000 डिपॉजिट करना है, तो मुझे 5 चलान पे भरने पड़ेंगे। मैं एक चलान में 50,000 डिपॉजिट नहीं कर सकता, बट अगर मुझे 8,000 ही डिपॉजिट करना है तो मैं एक चलान में 8,000 डिपॉजिट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर 50,000 का मुझे डिपॉजिट करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैं क्या करेगा, मैं या तो एनईएफटी आरटीजीएस मारेगा या फिर नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, इट कंटेन्स समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स मेड। नेक्स्ट, तुम्हारे पास मोड्स है, मोड्स ऑफ डिपॉजिट कितने हैं? 2 है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन करते हो तो इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, अगर ऑफलाइन में तुम एनईएफटी आरटीजीएस करते हो तो कोई लिमिट्स नहीं है, बट अगर तुम ओटीसी करते हो तो लिमिट्स कितनी है? 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड। ओटीसी मतलब इधर इन कैश, चेक और डीडी। ठीक है, अब ओटीसी वाला जो प्रोविजन है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? when the depositor is government or proper officer or any local authority, ठीक है, who is depositing the money or who is depositing any amount either to recover the outstanding dues or to collect the amount from any investigation or any activity। मतलब क्या है, मान ले मैं प्रॉपर ऑफिसर है, ठीक है, मैंने एक असेसी पे इन्वेस्टिगेशन लगाया, वो इन्वेस्टिगेशन से मुझे कुछ अमाउंट रिकलेक्ट हुए टुवर्ड्स जीएसटी, तो अगर मेरे को वो अमाउंट डिपॉजिट करना है ओवर द काउंटर जाके, ठीक है, क्यों भाई, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा अकाउंट ही नहीं है, मैं उसके अकाउंट में जाके डिपॉजिट करेगा ना। तो अगर मेरे को इन्वेस्टिगेशन से कुछ अमाउंट मिलता है और वो मुझे डिपॉजिट करना होता है, ओवर द काउंटर जाके मैं डिपॉजिट करता है, तो मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। समझ में आ गया? अगर मुझे कोई ड्यूज कलेक्ट हुए हैं, वो ड्यूज अगर मैं जाके डिपॉजिट करता है तो भी कोई लिमिट नहीं है। गेला डोक्यात। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर लिमिट्स इफ डिपॉजिट्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर either to recover the outstanding dues or to collect the amount by way of cash, check, demand draft during any investigation, enforcement activity or any ad hoc deposit। समझ में आ गया? इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उससे कुछ अमाउंट रिकवरेबल होता है और सामने वाला मुझे कैश में देता है, मैं कैश जाके डिपॉजिट करेगा तो कोई लिमिट नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड जो डिपॉजिट कर रहा है दैट पर्सन शुड बी ईदर गवर्नमेंट और प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर। समझा? तो अगर एमसीक्यू में आपको दिखता है कि जो डिपॉजिट कर रहा है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्रॉपर ऑफिसर है या एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर है, तो उनके लिए ओटीसी में कोई लिमिट नहीं होगी। गिला डोक्या? चल 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको फटाफट पढ़ ले, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखते हैं जल्दी।
चलो डन। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब तुम्हारा आईटीसी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब तुम्हारा आईटीसी लेजर। मतलब क्या कि अगर तुमने कुछ इनपुट्स लिए हैं, इनपुट सर्विसेज लिए जिसपे तुमने टैक्स पे किया है, ठीक है, तो वो तुम्हारा आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा कि मेरे पास इतना आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है। अब आईटीसी कैन बी यूज्ड ओनली टू पे टैक्स। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर मेरे पास कोई पैसा पड़ा है तो आई कैन यूज दैट मनी ओनली टू पे टैक्स। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी और एनी अदर चार्जेस। समझ में आ गया? अगेन सेम, आईटीसी अगर मैंने अवेल किया, मेरा इनकम है, क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। मैं अगर उसको यूटिलाइज करता हूं टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स तो वो मेरा डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। समझा? ठीक है। एक क्रक्स याद रखना, अगर एमसीक्यू में पूछा तो याद रखना, आईटीसी लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड टू पे एनी अमाउंट अदर देन टैक्स और इट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, एनी अदर चार्जेस एटसेट्रा। गिला डोक क्या? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इट कैन ऑल्सो बी नॉट यूज टू पे एनी टैक्स अंडर आरसीएम। अगर मैंने रिवर्स चार्ज में कुछ परचेज किया है और मुझे टैक्स पे करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकता। मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के अलावा मैं इसको यूज नहीं कर सकता टू पे ईदर इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एटसेट्रा। ये ला डोक्यात, ठीक है। चल 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको फटाफट देख ले, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। रुक जा, कॉमन पॉइंटर्स देख लेते एक बार। कॉमन पॉइंटर्स देख क्या बोला है। व्हेन अ पर्सन हैज क्लेम्ड एनी रिफंड, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में मेरे पास कोई अमाउंट बैलेंस पड़ा है, अगर मुझे वो रिफंड क्लेम करना है तो वो मेरे डेबिट साइड पे अपीयर करेगा। कैसे? देख, मैंने 10,000 डिपॉजिट किया तो वो क्या हो गया, मेरे क्रेडिट साइड में आ गया। मैंने 8,000 पे कर दिया तो वो कहां चला गया, मेरे डेबिट साइड में आ गया। बचता कितना है, क्रेडिट में 10, डेबिट में 8, तो डेबिट साइड में 2,000 बचता है। अब अगर मुझे रिफंड क्लेम करना है तो वो 2,000 मेरा कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेबिट साइड में। लॉजिक समझा? ठीक है। रिफंड क्लेम अगर मैंने किया है तो वो मेरे डेबिट साइड में दिखेगा। नेक्स्ट, इफ द रिफंड सो क्लेम्ड इज रिजेक्टेड, अगर वो मैंने रिजेक्ट हो गया तो अगेन मेरे क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? रिफंड क्लेम कर रहा हूं तो डेबिट साइड में, रिफंड अगर रिजेक्ट हो गया, पूरा रिजेक्ट हुआ तो पूरा मुझे क्रेडिट साइड पे दिखेगा, पार्टली रिजेक्ट हुआ तो जितना रिजेक्ट हुआ उतना क्रेडिट साइड में, बैलेंस डेबिट साइड में दिखेगा। गीला डोक्यात, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर एज द केस में भी। समझ में आ गया? ठीक है। चल फटाफट 2 मिनट देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कॉमन पॉइंटर्स एक बार फटाफट देख ले।
चलो डन। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर मतलब क्या कि तुम्हारी जितनी भी लायबिलिटी है, ग्रॉस लायबिलिटी म्हणजे टैक्स की लायबिलिटी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी, पेनल्टी की लायबिलिटी, लेट फीस की लायबिलिटी, अदर चार्जेस की लायबिलिटी, वो सारी की सारी लायबिलिटीज तुमको उस लेजर में दिखेगी। तुम्हारे पास जितनी भी लायबिलिटी मतलब जितना भी पेएबल अमाउंट है वो सब तुमको लायबिलिटी लेजर में दिखेगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज। इसके ऊपर तुमको सम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपन एग्जांपल देखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या बोलता है। अगेन प्रीटी लॉजिकल है तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देख, मान ले मेरे पास लायबिलिटी है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ठीक है। ये है असेसमेंट ईयर 2000, 15-16 तो आएगा नहीं, 18-19, ये असेसमेंट ईयर 2019-20 और ये असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। 3 असेसमेंट ईयर है तुम्हारे पास। ये तुम्हारा करंट ईयर है, ये तुम्हारा करंट ईयर है। जो कांड करना है वो सब इस साल में होंगे। तो देख, आईजीएसटी 2018 का तुम्हारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, 2019 का तुम्हारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है। करंट ईयर में तुमको पे करना है मान ले 1,50,000, ठीक है। सीजीएसटी 18-19 का तुमको पे करना है 15,000, सीजीएसटी 19-20 में तुमको पे करना है 25,000 और करंट ईयर में कुछ नहीं करना। एसजीएसटी सेम 15,000, यहां पर 20,000, करंट ईयर में कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट इधर कुछ नहीं आएगा, इधर तुमको इंटरेस्ट पे करना है, तुमने ये पे नहीं किया ना तो इधर तुमको इंटरेस्ट पे करना है मान ले 1500 और इधर तुमको इंटरेस्ट पे करना है मान ले 2500, ठीक है। पेनल्टी इधर तुमको कोई पेनल्टी नहीं है, इधर कोई पेनल्टी नहीं है, इधर मान ले 2000 की पेनल्टी है। तो ये हो गया तुम्हारा लायबिलिटीज। इतना लायबिलिटी है जो तुमको करंट ईयर में डिस्चार्ज करना है, ठीक है। करंट ईयर का तुम्हारा सीजीएसटी ऑल पेड, एसजीएसटी ऑल पेड, तुमको 1,50,000 आईजीएसटी भी डिस्चार्ज करना है। अभी देख प्रोविजन क्या बोलता है, सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड विल हैव टू बी डिस्चार्ज फर्स्ट, ठीक है। नीचे तुमको दिया है अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज रुपीज 1,25,000। अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज रुपीज 1,25,000। तुमको क्या बोला है कि भैया तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसके अंदर 1,25,000 का बैलेंस पड़ा है, ठीक है। तो देख, सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड्स का तुम डिस्चार्ज करोगे, पुराना उधार पहले क्लियर करो उसके बाद नया देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी में फर्स्ट डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा स्टेप क्या आएगा, तुमको जो प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो 1,25,000 तुम्हारे पास पड़ा है, ये जो 1,25,000 तुम्हारे पास पड़ा है, इसमें से सबसे पहले तुम क्या माइनस करोगे, असेसमेंट ईयर 18-19 का सीजीएसटी, असेसमेंट ईयर 18-19 का एसजीएसटी, एवाई 18-19 सीजीएसटी, एवाई 18-19 एसजीएसटी, ठीक है। तुमने ये डिस्चार्ज कर दिया। फिर तुम्हारे पास
अभी भी बैलेंस बचा है 30,000 का। क्या हो रहा है, क्यों भाई, क्या तकलीफ है इस सज्जन को? $1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 में से मैंने AY 18-19 का डिस्चार्ज कर दिया। अब करंट ईयर के लिए एक और प्रीवियस ईयर बचा है, तो मैं क्या करूंगा, वापस सेम एक काम करते, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इधर ही उड़ा देते। फर्स्ट डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर। एक बार मेरा 18-19 क्लियर हो गया, इसके बाद मैं क्या करता हूं, 19-20 की लायबिलिटी डिस्चार्ज करता हूं। तो 25,000 डिस्चार्ज करूंगा, फिर 20,000 जो CGST SGST है वो डिस्चार्ज करूंगा, और उसके बाद 1500 का जो इंटरेस्ट है वो डिस्चार्ज करूंगा। तो मैंने सारे प्रीवियस ड्यूज डिस्चार्ज कर दिए। अब मेरे पास अगर कुछ बैलेंस बचता है, अब अगर मेरे पास कुछ बैलेंस बचता है तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या होता है, करंट पीरियड का मुझे डिस्चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया AY 1920 CGST, AY 1920 SGST एंड AY 1920 का इंटरेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, कुछ पैसे बचेंगे तो मैं करंट ईयर के ड्यूज क्लियर करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले इंटरेस्ट और पेनल्टी क्लियर कर दूं, नहीं, पहले मुझे जो मेरा टैक्स लायबिलिटी है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हो गया AY 2021 का IGST। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा पूरा अमाउंट गया खत्म। ठीक है, मेरा पूरा अमाउंट हो गया खत्म, मेरे पास कुछ नहीं बचा अभी। अब यहां से जो मेरा लायबिलिटी था मैंने कितना माइनस किया, 48,000 माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना हो गया, 1,05,000 ये, प्लस यहां पर कुछ नहीं है, तो बैलेंस कितना हो गया, 2,500 ये और 2,000 ये। देयरफॉर मेरा करंट ईयर का अभी भी लायबिलिटी कितना है, 1,06,000 का। मेरे को क्या करना है, अगर ये डिस्चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करना है 1,06,000 और ये लायबिलिटी सेटल करनी है। समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट देख, प्रोविजन क्या बोलता है, लायबिलिटी इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ डिमांड नोटिस एंड एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कम्स लास्ट। अगर मेरे डिमांड, अभी डिमांड नोटिस में मुझे ये पेनल्टी आती है, तो पेनल्टीज वगैरह मैं सबसे लास्ट में पे करूंगा। समझ में आ गया? भले ही वो प्रीवियस ईयर का है, अगर मेरा यहां का भी पेनल्टी होता ड्यू टू डिमांड नोटिस, तो मैं उसको लास्ट में पे करता। ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी समझ में आया? तो सबसे पहले पुराने ड्यूज, फिर करंट ईयर के ड्यूज, उसके बाद अगर कोई मेरे डिमांड नोटिस के वजह से या एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स की वजह से लायबिलिटी आती है, तो वो लायबिलिटी मैं सबसे लास्ट में डिस्चार्ज करूंगा। दिस सीक्वेंस इज मैंडेटरीली टू बी फॉलोड। ये जो सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, आपको मैंडेटरीली ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। गिला डोक्यात? ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको देख ले, नीचे जो नोट लिखा है वो नोट पढ़ ले एंड इसको कॉपी कर ले। ठीक है, उसके बाद अपन पेमेंट बाय चालान पे चलते हैं, छोटे छोटे है वो भी फटाफट खत्म कर लेंगे जल्दी। ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखा, क्रेडिट लेजर देखा और ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी भी देखा। नेक्स्ट सेशन में अपन इसका रिकैप भी कर लेंगे। अभी के लिए तू खाली इतना सा फटाफट देख ले और इसको कॉपी कर ले।
चलो डन। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बाय चलान में देख, पेमेंट बाय चलान म्हणजे काय? अगर तुम चलान के थ्रू तुम जब भी पेमेंट करोगे ना, टैक्सेस वगैरह तुम देख लो, इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, जब भी तुमको पेमेंट करना होता है तो चलान बनता है, ठीक है। अब चलान क्यों बनता है? वो चलान के अंदर कंप्लीट डिटेल्स होती है, तुम्हारी डिटेल्स होती है, तुमने टैक्सेस पे किए, इंटरेस्ट, पेनल्टी, उन सब की डिटेल्स होती है। चलान नंबर होता है जो वेरीफाई करता है कि हाँ भाई तुमने टैक्स पे किया है। तो चलान इज योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब भी तुम टैक्स पे करोगे तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है सीपिन। सीपिन मतलब कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तुम्हारा जो जीएसटी पे तुम लोग जब पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हो तो तुमको एक सीपिन जनरेट होता है, दैट इज योर पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो वो होता है 14 डिजिट्स का, सीपिन 14 डिजिट्स का होता है। 14 डिजिट्स के अंदर इट इज एन यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चलान। सीपिन जो होता है ना, वो चलान नंबर आइडेंटिफाई करता है एंड वो यूनिक होता है, वो सबके लिए अलग होता है। एक नंबर के दो चलान नहीं हो सकते, मिसमैच हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सीपिन अगर आता है तो इट इज 14 डिजिट, यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चलान। सीपिन रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। समझा? सीपिन अगर होता है, जब तुम चलान क्रिएट करते हो तो सीपिन जनरेट होता है। सीपिन इज योर यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चलान। इट इज 14 डिजिट नंबर एंड इट इज वैलिड फॉर 15 डेज। नेक्स्ट आता है सिन। सिन नंबर मतलब चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये भी तुम्हारा 14 डिजिट नंबर होता है प्लस 3 डिजिट बैंक कोड। सीपिन जो है वो 14 डिजिट नंबर है, सिन जो है वो 14 डिजिट प्लस 3 डिजिट बैंक कोड 17 डिजिट कोड होता है। सिन नंबर क्या होता है? सिन इज योर 17 डिजिट कोड विच कंप्राइजेज ऑफ 14 डिजिट सीपिन एंड 3 डिजिट बैंक कोड। समझ में आ गया? अब चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर है जनरेटेड बाय बैंक्स व्हेन द पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। जैसे ही बैंक को पेमेंट रिसीव होगा, बैंक सिन इशू करता है। जब तुमको पेमेंट करना होता है, तुम चलान जनरेट करते हो, उस पे सी पिन आता है, ठीक है। वो 14 डिजिट नंबर होता है टू आइडेंटिफाई द चलान। इट रिमेन्स वैलिड फॉर 15 डेज। अब जैसे ही तुमने बैंक को पैसे दिए, बैंक के पास जैसे ही पैसे आते हैं अगेंस्ट दैट चलान, तो बैंक क्या करता है? बैंक सिन इशू करता है। सिन इज 17 डिजिट नंबर जिसके अंदर 14 डिजिट का तुम्हारा सी पिन आता है, प्लस जो बैंक इशू कर रही है 3 डिजिट का वो बैंक का कोड आता है। गेला डोक्या, ठीक है। सिन इज कम्युनिकेटेड बाय ऑथोराइज्ड बैंक टू द टैक्स पेयर एज वेल एज टू जीएसटी। नेक्स्ट आता है बीआरएन। बीआरएन होता है बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक रेफरेंस नंबर और बीआरएन इज नथिंग बट योर ट्रांजैक्शन आईडी या फिर ट्रांजैक्शन नंबर फॉर द पेमेंट। अब पहले क्या होगा? तुमने चलान किया, उसके बाद क्या हुआ? तुमने बैंक को पैसे दिए। चलान करते हो तब सीपिन, बैंक को पैसे देते हो तब सिन। अब बैंक क्या करता है? वो पेमेंट प्रोसेस करता है और आगे सरकार को फॉरवर्ड करता है। तो जैसे ही तुम्हारा पेमेंट प्रोसेस हो जाता है, तुमको बीआरएन जनरेट हो जाता है। बीआरएन मतलब ट्रांजैक्शन नंबर, कि भैया ये ट्रांजैक्शन पे इतना पैसा अगेंस्ट दिस चलान आगे हमने प्रोसेस कर दिया। ट्रेल समझ रहे हो? ठीक है। तो बीआरएन इज नथिंग बट बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक रेफरेंस नंबर क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन नंबर होता है जो प्रूफ करता है कि हाँ भाई बैंक ने आगे पेमेंट प्रोसेस कर दिया। क्लियर है? ठीक है। चल 2 मिनट देता हूं, एक बार फटाफट ये 3 पढ़ ले, उसके बाद अपन आगे के देखते हैं। जल्दी फटाफट कर लेना, छोटे छोटे ये तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार गो थ्रू करना है बस। इसके जो फुल फॉर्म्स है ना, वो फुल फॉर्म ध्यान में रखना। एमसीक्यूज में काफी ऐसा होता है कि ये लोग फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके फुल फॉर्म्स ध्यान में रखना, वैलिडिटी पीरियड ध्यान में रखना, कितने डिजिट का कोड होता है वो ध्यान में रखना।
चल देख लिया, आगे देखते हैं। सीपिन हो गया, 14 डिजिट कोड है, ठीक है, आइडेंटिफाई द चालान। एंड उसके बाद आता है सिन, 17 डिजिट कोड, 14 सीपिन प्लस 3 बैंक कोड, और लास्ट में आता है बैंक रेफरेंस नंबर जब तुम आगे पेमेंट बैंक प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा EFPB। EFPB मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। EFPB मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। देख, कोई भी बैंक से जाके तुम जीएसटी पे नहीं कर सकते। हर बैंक का एक ऑथोराइज्ड ब्रांच होता है जो पूरा जीएसटी हैंडल करता है, उस ब्रांच को बोलते हैं EFPB, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। एवरी बैंक हैज वन ऑथोराइज्ड ब्रांच टू पे एंड कलेक्ट जीएसटी, ठीक है। तो जो तुम्हारा जीएसटी संभालेगा वो एक ही ब्रांच होता है हर बैंक का। इधर देख, these are the branches of authorized banks which are authorized to collect payment of GST. Each authorized bank will nominate only one branch as its EFPB for pan India transaction. तो सर अगर कोई कोटक का बैंक है जिसका EFPB मान ले कोई भी बलता था, पकड़ लेना, चल दिल्ली में पड़ा और मैं मुंबई बेस्ड है तो मेरे को जीएसटी पे करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर तेरा कोटक ऑथोराइज्ड बैंक है और उसका EFPB दिल्ली में है, तू जाएगा तेरे एरिया के कोटक में, वहां पे टुवर्ड्स जीएसटी डिपॉजिट करेगा, वो दिल्ली में सबमिट करेगा और दिल्ली से ट्रांजैक्शन होएगा। समझ में आया हाउ इट वर्क्स? तुमको वहां पे जाके डिपॉजिट नहीं करने का, तुमको तुम्हारे बैंक में ही करने का है, बट गवर्नमेंट को दिल्ली वाला ब्रांच देगा। अब कोटक का ऑल ओवर इंडिया पता नहीं कितना ब्रांच है, ठीक है। तो कोटक क्या करता है, दिल्ली जो सेंटर में है, दिल्ली का एक ब्रांच को वो EFPB बना के रखता है। अब ऑल ओवर इंडिया से जितना भी पेमेंट जाता है टुवर्ड्स जीएसटी, वो सारा का सारा दिल्ली में अक्यूमुलेट होएगा एंड दिल्ली वाला ब्रांच पेमेंट करेगा। तो दिल्ली ब्रांच का एक ही काम है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, जीएसटी कलेक्ट करने का, जीएसटी पे करने का। समझा? ठीक है। तो EFPB मतलब मालूम पड़ेगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच मतलब क्या? हर ऑथोराइज्ड बैंक का एक नॉमिनी ब्रांच होगा जो जीएसटी ट्रांजैक्शन करेगा। ये लाडो क्या? EFPB will have to open accounts under each major head for all governments. Any amount received by such EFPB will be credited to the appropriate account, ठीक है, and so। देख मतलब क्या है, अब मैं EFPB है फॉर इंस्टेंस, तो मैं क्या करता है, मैं ना मेजर हेड्स के अकाउंट खोल के रखता हूं। मैं EFPB है, मेरे को ये कंपलसरी है मेजर हेड्स के अकाउंट खोलने। मेजर हेड्स मतलब तुम्हारे 4 मेजर हेड होते हैं, IGST, CGST, SGST, UTGST। तो मुझे 4 मेजर हेड्स के अकाउंट खोल के रखने पड़ेंगे। जितना अमाउंट मुझे रिसीव होता है वो सारे अकॉर्डिंगली क्रेडिट होते जाएंगे। टुवर्ड्स IGST रिसीव हुआ है तो IGST में क्रेडिट साइड पे जाएगा, टुवर्ड्स CGST हो रहा है तो CGST के क्रेडिट साइड में, एंड सो ऑन। फिर जितना भी मैं पेमेंट करता हूं वो सब अकॉर्डिंगली डेबिट होते जाएंगे। CGST पे किया तो CGST में से डेबिट हो जाएगा, UTGST पे किया तो UTGST से डेबिट हो जाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? 4 मेजर हेड है और बाद में आगे माइनर हेड्स भी आते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर में इधर ही वाइंड अप करेंगे, EFPB के बाद अदर पॉइंटर्स देख के खत्म। नहीं, अदर पॉइंटर्स भी अपन नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे, करंट सेशन में यही पे EFPB पे ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट EFPB पढ़ ले क्या होता है, उसके बाद अपन पूरा एक रिकैप देख लेते हैं, एंड देन विल वाइंड अप द सेशन जल्दी। थियरी है इसीलिए मैं इसको भगा रहा हूं, प्रैक्टिकल होता तो आई वुड हैव टेकन टाइम, बट थियरी है तो इसको भगाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 बार 3 बार तुम रीड करोगे तो तुमको अपने आप ये याद हो जाएगा।
चल पढ़ लिया। ईएफपीबी एक ब्रांच होता है जो एक बैंक नॉमिनी करके रखता है, पैन इंडिया बेसिस पे वो जीएसटी ट्रांजैक्शंस करता है, ठीक है। उसको चारों मेजर हेड्स के अकाउंट खोल के रखने पड़ते हैं, जितना अमाउंट उसको रिसीव होता है वो सब क्रेडिट करते जाता है, फिर जितना अमाउंट वो पे करेगा गवर्नमेंट को, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को, उतना डेबिट करते जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो देख क्या क्या देखा था अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखा था, कैश लेजर में मोड्स ऑफ पेमेंट देखे थे। कैश लेजर कैन बी यूज्ड टू पे एनी अमाउंट, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एटसेट्रा, ठीक है। मोड्स ऑफ पेमेंट में दो थे, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में डिपॉजिट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, ऑफलाइन में ओटीसी है तो 10,000 का लिमिट है, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पर्सन अगर वो लोग ओटीसी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। फिर अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर में आईटीसी होता है जो तुम अवेल करते हो एंड आईटीसी होता है जो तुम यूटिलाइज करते हो। तो क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड टू पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर चार्जेस एटसेट्रा। ऑल्सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। क्लियर है। उसके बाद लायबिलिटी देखा था, लायबिलिटी रजिस्टर में आपकी तुम्हारी जितनी भी लायबिलिटी होगी वो सारी की सारी आएगी। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रीवियस ड्यूज, उसके बाद करंट ईयर के टैक्सेस, उसके बाद अगर कोई एडजॉर्नमेंट या डिमांड नोटिस के अगेंस्ट तुमको कोई पेमेंट आता है तो वो डिस्चार्ज करते हो, ठीक है। फिर अपन ने देखा था ये क्या बोलते हैं इसको, सीपिन, ठीक है। सीपिन 14 डिजिट होता है, 14 डिजिट तुम्हारा ये होता है क्या बोलते हैं, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसके बाद सिन आता है जो बैंक क्रिएट करता है जब तुम उनको पैसे देते हो। जब तुम चालान क्रिएट करते हो तो सीपिन आएगा, जब तुम बैंक को पैसे डिपॉजिट करोगे तो वो सिन जनरेट करता है। सिन इज 17 डिजिट कोड, 14 डिजिट सीपिन प्लस 3 डिजिट बैंक कोड। उसके बाद बैंक जब आगे पैसा प्रोसेस करता है तो वो बीआरएन जनरेट करता है, बैंक रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर होता है जो ये बताता है कि भैया तुमने जो चालान क्रिएट करके पेमेंट डिपॉजिट किया था हमने वो पेमेंट आगे प्रोसेस कर दिया। एंड लास्ट आता है ईएफपीबी, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपन अदर पॉइंटर्स देखेंगे एंड इंटरेस्ट वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। चलो विल वाइंड अप दिस सेशन हियर, अडियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।